का मेज़बान अरशद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में अपना 77 सफ़े पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। लेकिन नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे कि अब वज़ीर आज़म का बनेगा क्या। इस फैसले में जो शॉर्ट ऑर्डर में बातें थी उसको रीट्रेट किया गया है। जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन के फेयर ट्रायल के मुताबिक आर्गूमेंट्स थे उसके ऊपर जजेस ने अपनी तफसीली राय दी है और बताया है कि वज़ीर आज़म को सज़ा देना, कन्विक्ट करना क्यों ज़रूरी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वज़ीर आज़म का आखिर बनेगा क्या। मामला अगर अपील की तरफ जाता है तो अपील सुनेगा कौन। क्या इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं? कम से कम 9 जजेस की तादाद चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि एडहॉक जजेस अपॉइंट करके ये मामला आगे चलाया जा सकता है। लेकिन अगर एडहॉक जजेस भी अपॉइंट किए जाएँ तो उसके लिए भी अप्रूवल के लिए फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं। क्या उन पे कोई टाइम की लिमिट है कि वो कितने अरसे में इसकी अप्रूवल करेंगे? क्या अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो इस तरह के जजेस की अपॉइंटमेंट की अप्रूवल देंगे जो कि उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा सकें या अपील का फ़ैसला चल सके? इसमें कितना टाइम फ्रेम लग सकेगा और क्या वज़ीर आज़म इलेक्शन तक वज़ीर आज़म रहेंगे? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन सेनेटर ज़ाहिद खान साहब, और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद। जस्टिस साहब, आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस से डील करता है, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रूवल चाहिए सदर मुमलिकत की। इस पे कोई टाइम लिमिट है? नहीं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये अप्रूवल अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, ये प्रेसिडेंट की नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की है। क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट को कोई इख्तियार नहीं है। और स्पेशली आप देखें इसमें इन हिज डिस्क्रिप्शन ने लिखा हुआ, अगर इन हिज डिस्क्रिप्शन होता तो उसकी अप्रूवल चाहिए। तो इसमें एक अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि ये जो एडहॉक जजेस की डिमांड की जा रही थी तो अपील भी उस फर्द की सुननी है जो कन्विक्ट हो चुका है और अप्रूवल भी उसी ने देनी है। तो मुझे लगता है कि ना वो अप्रूवल देंगे और ये मामला ऐसे खटाई में पड़ा रहेगा। नहीं, जस्टिस तारिक महमूद साहब, मेरे सामने जो आइन की लेटेस्ट अमेंडेड कॉपी पड़ी है इसमें तो कंसल्टेशन का वर्ड कहीं भी नहीं है कि विद के प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए प्रेसिडेंट को। यहाँ तो सीधा क्लॉज ए में लिखा हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लॉज बी में भी सीधा लिखा हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक कन्विक्टेड वजीर आजम की कंसल्टेशन किधर से आ गई है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखे ना, ये पार्लियामेंटेरियन सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें। हम बुनियादी तौर पर जो बात समझने की वो ये है कि ये हमारा जो आइन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी इख्तियारात होते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं या कैबिनेट के पास होते हैं। अगर तो इस लफ्ज प्रेसिडेंट देखिए, लेकिन प्रेसिडेंट जो है बीइंग हेड ऑफ स्टेट जो है ना, सारे काम उसके जरिए होते हैं। जो भी कानून होता है, फलाना होता है, चीजें जो एग्रीमेंट होते हैं उसी के नाम पर होते हैं। लेकिन इख्तियार जो है प्राइम मिनिस्टर को होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करूं, देखे ना, अगर यहाँ पर लिखा होता है द प्रेसिडेंट इन हिज डिस्क्रिप्शन तो इसका मतलब है कि ये इख्तियार प्रेसिडेंट को था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विद द अप्रूवल द प्रेसिडेंट, तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है और खास तौर पर ये 18वीं तरमीम के बाद, तो अब तो प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। यहां पर यही पढ़ा जाएगा कि ये जो इख्तियार जो है प्राइम मिनिस्टर की एक बाइंडिंग एडवाइस होगा जो कि प्रेसिडेंट उस पर ओके करेगा। तो ये प्रेसिडेंट का मतलब यहां पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर की बाइंडिंग एडवाइस चाहिए। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आपको याद होगा आर्टिकल 45 पर ये सजा माफ कर दी गई थी। तो देखिए, प्रेसिडेंट को कोई इख्तियार नहीं होता, जो इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर को है। तो यहां पर प्रेसिडेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, मानता हूं अगले साइन अल्टीमेटली उसने करना है। बिल्कुल। जस्टिस तारिक साहब हमारे साथ रहिएगा, जस्टिस तारिक महमूद साहब हमारे साथ रहिएगा। सर, आपने जस्टिस तारिक महमूद साहब की बात सुनी कि अल्टीमेट साइनिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन से और प्राइम मिनिस्टर ही ये केस मूव करेंगे। नहीं, बाइंडिंग एडवाइस, बाइंडिंग एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की। एक वजीर आजम जिसको अदालत ने कन्विक्ट किया वो अब इस पे एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करेंगे एडहॉक जजेस। देखिए, जस्टिस साहब तो लायर है, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं ला इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं जस्टिस साहब से इसलिए एग्री हूँ कि चूँकि 19 अमेंडमेंट जब आया है तो उसमें जुडिशरी कमीशन है। जुडिशरी कमीशन के बाद आपके पार्लिमानी कमीशन है जो इसको लुक आफ्टर करते हो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजता है। तो मैं इस बात से इसके साथ एग्री हूँ, गो के 182 में नहीं है, लेकिन चूँकि 19 अमेंडमेंट जो है उसके अंडर ये चीज़ें मौजूद है, इसको करना पड़ेगा और ये बाइंड है उसके एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को भेजता है। जब जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट करते हैं फिर वो जुडिशरी पार्लिमानी कमेटी में चले जाते हैं, फिर जब वो उससे एग्री होते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर
आगे प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो ये एक चीज तो है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग। जस्टिस तारिक साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंप्लीमेंट कैसे होगा अब? नहीं देखिए ना, फैसला तो नहीं, देखो मैं आपको बात हूँ, देखो एक तो वकीलों का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। ये हफ्ते को लाहौर में तमाम वकला जो है पाकिस्तान के जो नुमाइंदे वो वहां पर उनका इजलास हुआ था, और उन्होंने, चूंकि मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूं, मुझे ही बुलाया और भी कुछ लोगों को बुलाया था, आसमा जहांगीर मौजूद थी। तो देखें, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। इवन आपको याद होगा खलील रमडे साहब और जाफरी साहब के जमाने, हम ये कहते हैं एड हॉक अपॉइंटमेंट मत करें। बात बड़ी सीधी है, इस वक्त जो है 17 की स्ट्रेंथ है, 16 जज साहबान काम कर रहे हैं। अगर आप 17वां जज जो है परमानेंट जो बेसिस पर वो जो आप ले लें, तो बात बड़ी सीधी सी है कि आपके पास 8 जजेस अवेलेबल होंगे इस अपील को सुनने के लिए। फैसला 7 जज साहबान का है और 8 जज साहबान इसका फैसला सुन सकते हैं और केस का फैसला हो सकता है। लेकिन इवन नंबर के जजेस का बेंच बनाना अक्लमंदी होती है? नहीं देखे ना, अगर आपके नहीं वो एक दूसरी बात है। वो जो आप फरमा रहे, देखे ना, वो जो है वो करते हैं, वो इसलिए एहतियात के तौर पर करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर तकसीम हो गई तो कहीं ये ना हो कि जनाब 4-4 बराबर हो जाए। तो आपको इतना यकीन है जस्टिस तारिक साहब के ये अगर एक जज और कर दिया जाए तो तकसीम फिर भी नहीं होगी? इतना यकीन है लॉयर्स को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लायर की बात नहीं कह रहा, मैं तो फिलहाल कानून की बात कर रहा हूं। कानून का तो प्रिंसिपल है ना कि फिर इवन नंबर करना हो ताकि वो पॉसिबिलिटी अराइज ही ना करे। कि जितने जज फैसला करेंगे तो उससे ज्यादा जज चाहिए। तो देखें, अगर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो इस वक्त हमारे पास जो है, चूंकि 7 जजों ने फैसला किया है, 2 जज साहबान अभी बाहर बैठे हुए हैं, तो ये 9 हो गए। अगर आप बाकी 8 जज जो है इस अपील का फैसला सुन सकते हैं। और इसमें हमारा बुनियादी स्टैंड है कि हम एडहॉकिज्म के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि उसके एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखिए, अगर आपने 2 एडहॉक जज रख दिए और खुदा न खासा ये फैसला प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो गया, तो ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो कहेंगे देखें जी हमारे को जो फारिग किया है अपील में, तो उसमें एडहॉक जजों के जरिए फारिग किया है। तो देखिए ये मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है एडहॉक जजेस के मामले पे अब बेंच और बार दोनों में डिवीजन आ चुकी है। जस्टिस तारिक साहब, वकीलों का प्रिंसिपल स्टैंड है कि एडहॉक जज नहीं होने चाहिए। बेंच और बार में इस मसले पे अब डिवीजन आ चुकी है वाज़ेह तौर पे कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए। नहीं, बेंच और बार की बात नहीं। देखे ना, पहली बात तो ये एक प्रपोजल था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया था। मीटिंग हुई और वकीलों ने जाके अपना मुद्दा बयान किया और फर्दर टाइम बिंग वो मामला रुक भी किया। और मैं फिर याद दहानी करा रहा हूँ, इवन रमडे साहब और जाफरी साहब के हवाले से भी उस वक्त यही हुआ था। लेकिन उस वक्त आसमा जहांगीर प्रेसिडेंट थी, जब उनके गोश्तवार किया गया, उन्होंने मेहरबानी की, हमारी बात सुन ली। हम ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप देखें ना, इस वक्त एक्सक्यूज ये ले रहे हैं कि अपील जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की फैसला नहीं हो सकता, तो हमने बताया है कि कानून के तहत फैसला हो सकता है। इसलिए एक जज अगर आप परमानेंट पर रखेंगे, 8 जज पूरे हो जाएंगे और आप उसकी बुनियाद पर फैसला तो हो सकता है। जी, जस्टिस तारिक महमूद साहब, हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। फौजिया वहाब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मौजूद पार्लियामेंटेरियन, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। उनसे हम रिएक्शन जानेंगे इस डिटेल जजमेंट पे और ये भी पूछेंगे कि क्या बॉल एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत की कोर्ट में आ गई है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पे जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस में आया है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दफ़ा फिर कैश 22 सिचुएशन आ गई है। जो जजेस हैं वो बेंच, हमारा कोरम पूरा नहीं होता और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का रोल आता है। फौजिया वहाब साहिबा, तफसीली फैसला आ गया आपके सामने, 77 सफ़ात पढ़ें। कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन तो नहीं करेंगे? नहीं, रिजाइन क्यों करेंगे? जो आपके पास हमारा आइन और कानून आपको एक तरीका देता है इंसाफ हासिल करने का, पहले वो तमाम मराहिल तो तय कर लेना, फिर उसके बाद हम रेजिग्नेशन की बात करेंगे। क्या हम समझते हैं नहीं, अभी तो मरहला ये है कि रिव्यू में जाना पड़ेगा और हम समझते हैं कि ये जो जजमेंट आया है वो गलत आया है, मतज़ाद किस्म का है, इसके अंदर बेइंतहा कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं। तो लिहाजा इस जजमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। और जैसे कि पहले भी हुआ है कि बहुत सी जजमेंट जो थी इन लोगों ने, जजेस ने खुद ही रिवोक की हैं, खुद ही सेट असाइड की हैं। तो लिहाजा मैं समझती हूँ इस जजमेंट पे भी गौर करना पड़ेगा और इसको सेट असाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इनहेरेंटली अ रॉन्ग जजमेंट। इट इज बेस्ड ऑन नैरो सेल्फ इंटरेस्ट। और आई एम सॉरी, पहले तो हमने ये सुना था कि मुहिम जोई वो लोग करते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं। यहां तो मुहिम जोई वो लोग कर रहे हैं जिसको अंग्रेजी में एडवेंचरिज्म कहते हैं, जिनके हाथ में किताब है, जिनके हाथ में कलम है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये इस जजमेंट जो कि तजाद से भरा हुआ है,
इस जजमेंट को वो मुझे नहीं मालूम वो क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी इम्यूनिटी का फैसला जो है स्विस कोर्ट्स करेंगी, क्यों करेंगी? नहीं, ये तो नहीं कहा जो मैंने जजमेंट पढ़ी है फौजिया वाब साहिबा, लेकिन उससे पहले कि आप उस पे जाएं, मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल कर लूं, जितना आप क्रिटिसाइज करें ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में तो कहीं नहीं आता, या फेयर कमेंट आफ्टर जजमेंट इज अलाउड? कोई परवाह नहीं है जब हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हमें स्पेस नहीं दी जा रही है। देखिए, एक तो पहली बात तो गलत ये हुई कि शॉर्ट ऑर्डर दिया, फिर दूसरी बात ये है यानी आपने फैसला सुना दिया और वजूहात जो है वो आपने बाद में सोच के बताएंगे, और जो आपने जो वजूहात बयान किए हैं वो फ्रिवलस हैं, वो फ्रिवलस हैं, वो जेब नहीं देती एक आला अदलिया को इस तरह के आर्ग्यूमेंट देने के। वो ये कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है, प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी जो है वो स्विस कोर्ट का एक मैजिस्ट्रेट तय करेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अदलिया ने तो ये 7 मेंबर बेंच है, उसने तो कहा कि जी एक फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर तो हम बात ही नहीं करते, इम्यूनिटी है या नहीं है, वो तो फुल कोर्ट उस पर डिसाइड कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम इम्यूनिटी को नहीं टच करेंगे, लेकिन अगर ये केस वहां जाएगा तो फिर स्विस अथॉरिटीज जो है वो तय करेंगी। अब बनेगा क्या इस केस का? दिस केस हैज टू बी रिव्यूड। रिव्यू में आप अपील में जाएंगे? बिल्कुल हम जाएंगे। जजेस वहां पे मुकम्मल होंगे? मुझे नहीं मालूम, ये तो जजेस का अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ये जजमेंट गलत है। जजेस अपॉइंट किसने करने हैं? एडिशनल जजेस अगर चाहें तो वो कौन अपॉइंट करेगा? जाहिर है दैट गोज विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द हेड ऑफ द स्टेट। अब बॉल एक दफा फिर सदर जरदारी के कोर्ट में। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो सदर साहब अपॉइंट करेंगे जजेस? कितना अरसा लग सकता है? सदर साहब ने तो बहुत सारी मेहरबानियां की हैं, सदर साहब ने तो उनके हर हुक्म को माना है, सदर साहब ने उनकी किस बात को एंटरटेन नहीं किया है। और मैं यहाँ इतना मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसने इनको रीइंस्टेट किया, जिसने पहले इनको आजादी दिलाई, फिर उनको रीइंस्टेट किया, फिर इनकी तनख्वाह जो है वो 7.5 लाख रुपए पे गया। आपको पता है इस अरसे में इन्होंने 3 दफा अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनको क्या क्या मराहत नहीं दी गए। उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो नहीं लिखा था ना कि तनख्वाहें उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये जजमेंट दे रहे हैं, और वो सरबराह मुमलिकत जिसने इनको कैदो पाबंद किया, उसके बारे में तो इन्होंने कोई सजा नहीं दी, उसके बारे में तो कोई तौहीन अदालत का फैसला नहीं सुनाया उन्होंने। ये तो कोई बात ही ना हुई। सारी के सारा जोर जो है आपका सिविलियन प्राइम मिनिस्टर पे चलता है, सारा जोर आपका सिविलियन सेटअप पे चलता है। जरा ये जोर जो है बूटों वालों के सामने तो करके दिखाएं, फिर हम देखते हैं। तब तो हम देखते हैं कि खामोशी से बैठे हुए थे। हर बूट वाले को इन्होंने लब्बैक किया है, हर बूट वाले को उन्होंने, हर उसकी मिलिट्री टेक ओवर को उन्होंने लेजिटिमाइज किया है। आज वो हुकूमत जिसके पास मैंडेट है 180 मिलियन लोगों का, उसके है ना मैंडेट को ये ट्रैम्पल कर रहे हैं। लेकिन अदालत का तो काम है, इसी में फौजिया वाब साहिबा लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में अदलिया का एहतराम ना हो, सबसे ऊंचा ऑफिस रखने वाला अदलिया का एहतराम ना करे, तो आम आदमी कैसे अदालतों का एहतराम करेगा? माफ कीजिएगा, एहतराम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं बनते हैं, एहतराम आपके फैसलों से बनते हैं। एहतराम आपका रोब उस वक्त बनेगा जाहिद खान साहब, आप कोलिशन पार्टनर हैं, इंसाफ कायम करेंगे, आप इंसाफ अदालतों का एहतराम खत लिख देते तो बनता ना ज्यादा। देखिए जी, एक उस पर 2 नुक्ते नज़र है। अदालत का एहतराम करना चाहिए और आज़ाद अदलिया इस मुल्क के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं, 2 राय हो ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ पे इख्तिलाफ राय आते हैं, मतलब इम्यूनिटी की बात होती है, प्रेसिडेंट को नहीं है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब अटॉर्नी जनरल ने मेहरान बैंक के हवाले से कहा कि रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें कहा रिकॉर्ड कहाँ गया? उन्हें कि जो साकिब निसार साहब है, ये उस वक़्त लॉ सेक्रेटरी था, तो इसी के वक़्त में वो जो बैंक का, स्विस बैंक का एक रिकॉर्ड तो गायब हुआ है। उन्हें कहा उसको हम नहीं बुला सकते कि वो जज है। देखिए, इम्यूनिटी तो सबके लिए है, फिर किसी एक के लिए नहीं हो सकता है। अगर आज इम्यूनिटी ऑफिस की है, फर्द की नहीं है। मैं अर्ज कर, अगर आप प्रेसिडेंट, अदालत तो कह रही है कि इम्यूनिटी का फैसला जो है स्विस अथॉरिटीज करेंगी। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इम्यूनिटी है तो उस चेयर के लिए है, जिस चेयर पे जो भी शख्स बैठे। अभी ये किसी को नहीं पता था कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, तो ये नहीं कहा गया था कि कौन सा आएगा सदर इसके ऊपर बैठेगा। अभी जरदारी साहब आके बैठा है। एक दूसरी बात, इसी जुडिशरी ने जब परवेज मुशर्रफ इलेक्शन
जब उसका टर्नओवर पूरा नहीं हुआ था, यानी हमारे आइन का है तकाजा है, कानून का तकाजा है कि जो भी सर्वेंट्स हो तो वो 2 साल के बाद किसी भी पॉलिटिकल उसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो जब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा था तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी कि आप इलेक्शन लड़े और उसके बाद भी देखा जाएगा। तो देखिए ना, तो फिर इन चीजों को इसी है ना, अदालत ने उनको सैंक्शन किया, लेजिटिमाइज किया। जस्टिस तारिक साहब, अब तो हमारी अदलिया बदल गई है ना 2007 के बाद, या माइंडसेट वही है? सर देखें, फौजिया बीबी ने जो बातें की हैं वो तो बहरहाल एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो बातें कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं, तो मैं उनकी बातों पर जवाब नहीं दे सकता। पहली बात है, आजाद का क्या मतलब है? जुडिशरी आजाद का तो मैं तो इस बात को बिलीव नहीं करता। बात बड़ी सीधी है, जजेस आर सपोज्ड टू जो है डिसाइड द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ, दैट्स ऑल। इसमें आजादी की और गुलामी की तो कोई बात है नहीं है। जस्टिस तारिक साहब, जब आपने रिजाइन किया था उस वक्त जो जजेस थे उनमें से कोई अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठा है? जी, जरा नाम तो बताएं। चले खैर देखें, नहीं ये तो कोई बात ही ना हुई। नहीं किया था। आपको कौन सा टिकट मिलना है? सर देखें, नहीं ये तो कोई बात नहीं। आपने तो वोट नहीं लिया था ना जस्टिस साहब, आपने एक ऑनरेबल एग्जाम्पल कायम की, आपने पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया, लेकिन कोई ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने हलफ लिया था और आज वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं? तो आप छोड़ दें, मैं आपकी बात नहीं क्यों छोड़े, आप बताएं ना कि ये जो जजमेंट है ना, आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ये बात बड़ा करना आसान है। जैसे फौजिया बीबी जो भी जजमेंट की बात, उनको हक के कहते रहे, उनको इख्तियार होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि देखें बात बड़ी सी है, रीजन से बात हो, दलील से बात हो, ये बात गलत है तब तो बात है। लेकिन बात ये पॉलिटिकल बात अगर होगी कि ये ऐसे देखें, मिसाल के तौर पर जब आज जजमेंट रिलीज हुई ना, तमाम चैनल्स ने इंक्लूडिंग आपके चैनल बार बार मुझे कहा कि इस पर तबसरा करो। मैंने कहा सॉरी, जब तक मैं जजमेंट पढ़ूंगा नहीं, मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। और जस्टिस साहब, आपका तबसरा भी सुनते हैं और आपसे आके दोबारा ये सवाल करेंगे कि क्या इस तफसीली फैसले के बाद मास्टर स्ट्रोक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ही खेलेंगे? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस तफसीली फैसले का जो तौहीन अदालत केस से मुतालिक है, वज़ीर आज़म को जिसमें तौहीन अदालत की सज़ा हुई। फौजिया वहाब साहिबा, आपने ये जजमेंट पढ़ी है, इसमें कुछ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने शायरी भी की है। जजमेंट में शायरी आपने देखी है, पहले उस पर क्या कहेंगी आप? जी, ये वो शायरी है, पिटी द नेशन, खलील जिब्रान की, जो हम कभी अपने यूनिवर्सिटीज़ के ज़माने में पढ़ते थे। ज़ाहिर है आइडियलिज़म था और आइडियलिज़म की बुनियाद पे इस तरह की बातें हमें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें अब हमें बचपने वाली लगती हैं। हम तो ये खलील जिब्रान की इस तरह की जो नज़में होती हैं उनको कतन हाथ भी नहीं लगाते हैं, ना इस पर हम गौर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी। इन्होंने पैरा 40 में लिखा है कि ये कोर्ट जो है इज इन नो पोजीशन टू एग्जामिन द प्ली ऑफ इम्यूनिटी। और फिर आपको ये भी जान के हैरत होगी कि पैरा 43 में कहते हैं कि इम्यूनिटी का इशू जो है सदर साहब का, वो स्विस कोर्ट्स तय करेंगी। ये कौन सी जजमेंट है? ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस, पिटी द नेशन, कि हमारे पास जजेस ऐसे हैं जो अभी भी गोरों से बड़े मुतासिर हैं और वो समझते हैं कि हम अपना फैसला जो है दूसरों के अदालत में लेके चले जाएंगे। फौजिया वहाब साहिबा, एंड पिटी द जजेस दैट वी हैव। इन फौजिया वहाब साहिबा, जो जजेस ने बात की है वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी इम्यूनिटी के फैसले क्वेश्चंस हों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हों, प्राइम मिनिस्टर के रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक एडवाइस हो, बेसिक सवाल है कि अदालत उज़्मा ने एक फैसला दिया इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उस पर अमल कर देते। देखिए जी, हमें अदालत की बात को फॉलो करना है या आइन की बात को फॉलो करना है? पहले आप ये मुझे बताएं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो जो मुझे किताब की शक्ल में मिली हुई है या वो जो जज बैठ के बातें कर रहा है? अदालत आइन के बारे तो कुछ नहीं कह रही। नहीं, आई एम सॉरी, यहां पर मुझे लगता है कि अदालत को खुद अंदाजा नहीं है कि आइन क्या कह रहा है, या वो अदालत जो है वो आइन को फॉलो नहीं करना चाहती है, वो अपने दिमाग की जो इख्तिरा है वो इस्तेमाल करना चाहती है। यहां मैं बिल्कुल ये बात कहूंगी, चाहे मेरा कंटेम्प्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। लेकिन जब आपको आइन ये कह रहा है कि आप अपने सदर मुमलिकत, अपने
सरबराह मुमलिकत के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं शुरू कर सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल नौयत का हो या वो सिविल नौयत का हो। जब आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्यों एम्बैरस किया जा रहा है? बात ये है कि ये सारे के सारे जजेस जो है ये मुहिम जोई के उस पर लगे हुए हैं, एडवेंचरिज्म के उनको वो लत लग गई है और वो एडवेंचरिज्म की बुनियाद पर पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान के 180 मिलियन लोगों की किस्मतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जाहिद खान साहब, होगा क्या? हमें पीपल्स पार्टी की लाइन तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ये डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं होगा। आईन बिल्कुल। वजीर आजम साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नहीं, देखिए ना, कन्विक्टेड उस वक्त तो आप कहते हैं अभी वो मेंबर है कि नहीं नेशनल असेंबली, इसे कोई अगर इनकार करे तब होगा क्या? प्रोसेस क्या है? सुन लेना, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, जब तक वो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आईन ये लिखता है, आईन ये बताता है। तो चूंकि अभी वो मेंबर है इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है, और जब तक वो जो उसके ओहदे से नहीं हटाया गया, जो उसकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं की गई है, उस वक्त तक वो रहेगा। लेकिन अभी जो चूंकि फैसला अभी आया, वो तो कह रहे कि हम अदालत में जाएंगे अपील करने, और अपील के बाद जो फैसला आएगा फिर वो स्पीकर के पास जाएगा, और जाहिर है कि फिर उस वक्त मेरे ख्याल में सारे अपील होगी, अपील के बाद फैसला आएगा, उसके बाद वो स्पीकर के पास जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लग सकता है? देखिए, जितना भी लगेगा, ये अंदाज़न कितना टाइम लग सकता है? ये मैं तो मेरे ख्याल में अभी ये तो मैं कहाँ, ये तो जस्टिस तारिक साहब कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, ये कहता हूँ कि ये चीज़ें तोल पकड़ती है, लंबी हो जाती है, और वैसे भी इलेक्शन का साल आने वाला है। तो मेरे ख्याल में मैं इसलिए कह रहा हूँ 6 महीने लग जाएंगे इसमें। 6-7 महीने, तो 6 महीने के बाद तो वैसे भी इलेक्शन हो जाएगा ना जी। तो वो देखे ना, मार्च तक कोई मार्च तो लास्ट आपका है ना, टर्नओवर है, मार्च से तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लेके नहीं जा सकते हो। यानी आपके एनालिसिस में अगले 6 महीने तक यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ही रहेंगे? मैं तो खैर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो डिपेंड सुप्रीम कोर्ट के वो डिसीजन कब देते हैं, कब उसके अपील सुनते हैं, उसके लिए जजेस का जिस तरह आपने कहा कि कमी है उसको पूरा करना, ये सारे बातें तो है। लेकिन देखिए, इदारों के आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है आईन और कानून के अंदर चले तो ये चीजें होते रहते हैं मुल्कों में। इदारे जो है एडवेंचरिज्म पे चल रहे हैं। मैं जरा देखिए, ये आप मैं वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी इसके बावजूद भी कि जो भी डिसीजन आया उनको अपील का हक है, और सुप्रीम कोर्ट को सुनने का भी है कि वो सुनेगा, क्योंकि इंसाफ तब मिलेगा जब एक, देखिए, जिसको फांसी भी मिल गई हो, जब मर्डर केस में अपील का हक होता है, अपील का हक उसको भी मिलता है। तो मैं आखिर मैं इसलिए समझता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जी वो बैरूनी मुल्क चला गया, प्राइम मिनिस्टर वो था, प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक रहेगा जब तक वो नेशनल असेंबली का। जनाब, ये भी याद रखिए कि जो यहाँ की जमहूर है उसको हक है कि अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव से वो हुक्मरानी करवाएगी। लेकिन इस मुल्क में और लोग भी हैं। तहरीके इंसाफ के इनामुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ हैं। अदालत फैसला नहीं करेगी कि इस मुल्क पर हुक्मरानी किसकी होनी है। यहाँ इस मुल्क में हुक्मरानी अवाम की मर्जी से होगी, और अगर अवाम ने मैंडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए, सबको इस बात का एहतराम करना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का हिस्सा है, आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारे जज साहिबान ने रेजोल्यूशन को भी नहीं पढ़ा जिसको ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे क्या कहती है, और कि सदर जरदारी का मास्टर स्ट्रोक इस सारे मामले में क्या होगा, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस तफसीली फैसले में जिसमें वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की सज़ा दी गई थी। उसकी डिटेल रीजंस और डिटेल जजमेंट सामने आ गए। इनामुल्लाह न्याजी साहब, आपकी पार्टी तहरीके इंसाफ ने कहा था कि तफसीली फैसला आ जाए तो उसके बाद हम अपनी पार्टी का लाएअमल तय करेंगे और एजिटेशन की मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो अब कब आपकी पार्टी लॉन्च कर रही है ये मूवमेंट? बिल्कुल कायम है। कब से शुरू हो रही है ये मूवमेंट? तफसीली फैसला तो नहीं पड़ा, लेकिन एक जरूर बात है कि जो भी सूरत हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है और वो तसादुम चाहती है इस फैसले के मसले पे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता है, बल्कि हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो जुडिशरी के साथ खड़ी हो। और शायद किसी को ना अच्छा लगे
لیکن میں ایک اور چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اب جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں لوگوں کے ساتھ کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں. آپ نہیں تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا اگر عدلیہ بھی بیلنس کرنے لگے؟ عدلیہ تو سیدھے سی ایک بات کہے جی. یہ بات کی نا انعام اللہ خان، یہ شیروں والی بات کی تم نے. انعام اللہ خان صاحب، آپ کی پارٹی کا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ عدلیہ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ بات، یہی بات اس تفصیلی فیصلے میں آئی ہے. ہم عدلیہ کے وقار کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک اسپیسیفک فیصلے کی بات نہیں کر رہے. عدلیہ کا وقار کسی صورت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ ساتھ لے کے چلیں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھا نہیں کیا کہا. کیا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، ٹیکٹکس کیا ہوں گی آپ کی؟ کیسے کھڑے ہوں گے آپ عدلیہ کے ساتھ؟ عدلیہ کے ساتھ اس طرح ہم کھڑے ہوں گے کہ ہم عدلیہ کو پوری طرح عوامی بیک اپ پرووائڈ کریں گے کہ عدلیہ کے ساتھ عوامی بیک اپ. تو اے این پی بھی ہمارے سامنے زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی، ان کی تو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں آپ سے زیادہ ہے. آپ تو موجود ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بات تو پبلک کی ہو رہی ہے، عوام کی ہو رہی ہے بات. اور عوام کی بات خالی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے. عوام کی بات باہر بیٹھے ہوئے بھی لوگ بھی برابر نہیں کر سکتے. نیازی صاحب ایک منٹ. عوامی بیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ نو، پولیٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. ہم اپنے اصول کی بات کر رہے ہیں. عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عدلیہ کا تعلق صرف قانون کی کتاب سے ہوتا ہے، ججمنٹ سے ہوتا ہے. اپنے ججمنٹس کے تھرو وہ بات کرتے ہیں. یہاں میں دیکھ رہی ہوں عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر سیاسی ہو گئی ہے اور وہ سڑکوں سے اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے. آئی ایم سوری، دس از ناٹ پاسبل. اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے عدلیہ کا وقار قائم رہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں. تو آپ ایک بلائنڈ جوڈیشری چاہتی ہیں؟ آپ دیکھیے، بجائے اس کے کہ وہ پرائم منسٹر کے پیچھے پڑیں اور ہماری حکومت کے پیچھے پڑیں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی فیصلہ آباد میں ایک کورٹ میں ایک وکیل نے جج کو جوتا مارا ہے، عدلیہ نے کیا کر لیا؟ کیا یہ وقار عدلیہ کے وقار کی پامالی نہیں ہوئی ہے؟ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی لاہور میں یہ ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے وہاں پر وکلا نے ان کو مارا ہے، ان کو فائل اٹھا کے ماری ہے. اسی عدلیہ نے کیا کر لیا ان وکلا کے خلاف؟ چلیں، وہ تو ہم سب کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. ایک انعام اللہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی، اس کے آپ لوگوں نے اس بات کو اور طرح لے کے گیا کہ بیلنس کی بات. بیلنس کی مطلب اس کا یہی تھا کہ جتنے بھی کیسز سپریم کورٹ کے اس سب کو ایک نظر سے یا ایک طریقے سے کرنا چاہیے. تو پھر یہ تو ایک طریقے سے نہیں ہو رہا. نہیں، مطلب ایک کچھ کیسز پڑے ہوئے، بہت سارے کیسز پڑے ہوئے نا. انعام اللہ صاحب نے میرے خیال میں اس طرف اشارہ کیا کہ بیلنس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فیصلے میں بیلنس کرے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کیسز پڑے ہوئے سب پہ فیصلے آنے چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے. اور اگر سب کو نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ بات ہوگی. لیکن رول آف لا کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ عدالت یہ کیسے بتائے گی کہ جی ایک وزیر اعظم اگر حکم نہیں مان رہا، اور یہ اسی میں کہا ہے کہ جی ولفل ڈس اوبیڈینسی کہ بارہا ہم نے کہا. یہ تو ہم نے مان لیا. وہ جو وکیل ہے جس نے جوتا مارا ہے فیصلہ آباد کے جج کو، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے خلاف کیوں چلے گا؟ سارے ججز نے وہاں پہ چھٹی پہ چلے گئے، ججز پروٹیسٹ انہوں نے لانچ کیا ہے. کیسز اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہوا کہ وہاں کے وکلا نے جج کو اٹھا کے فائل ماری ہے؟ پھر ایک ہے نا جج کو انہوں نے مارا بھی ہے. تو اسی عدالت نے کیا؟ وہ تو کیسز چل رہے ہیں نا، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. ججز نے ایکشن بھی لیا ہے. فیصلہ آباد کا جو آپ ایگزامپل دے رہی ہیں اس پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے. جب توازن کی بات ہو رہی ہے تو پھر صحیح طریقے سے توازن قائم کریں. تو ججز کیا کریں؟ ججز بھی اٹھ کے آگے سے گھوسے ماریں، جوتے ماریں، کیا کریں؟ انہوں نے قانون کے مطابق چل رہا ہے نا. اعلیٰ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم کو تو روز عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹ رہی ہے، ذرا ان وکلا کو بھی تو پکڑے نا. اچھا صاحب، جو بات وہ انعام اللہ صاحب نے کی، یہ کہہ رہے دیکھیں مہران بینک اسکینڈل بینک کیس اصغر خان نے جمعے کا 96 کا پڑا ہوا ہے. اس پہ ہیرنگ ہو رہی ہے نا. 1996 سے کیس چل رہا ہے، فائلیں اس کی غائب ہو گئی ہیں. فائل کس نے غائب کی ہے نا؟ کس نے غائب کی؟ یہ ساری چیزیں تو آنی چاہیے نا. وہ جو نمرا وہی بات کی، اس نے بہت صحیح بیلنس بات کی. اس نے کہا کہ سارے کیسز کے اگر آپ کسی کیسز کو بہت اوپر لے کے جاتے اور کسی، یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسز میں بیلنس نہیں ہوتا ہے، ججمنٹ میں بیلنس نہیں ہوتے، ججمنٹ میں ججمنٹ ہوتا ہے، لیکن انصاف سب کا ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، کسی ایک فرد یا ایک پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گی، اعلیٰ عدلیہ
پہلے اپنے ادارے کا وقار بحال کریں، پہلے اپنے ادارے کو مضبوط کریں، وہ کیسے؟ پہلے اپنے ادارے میں جو کرپشن پائی جاتی ہے اس کو ختم کریں۔ کون سی کرپشن ہے عدلیہ میں؟ کیوں آپ کو نہیں معلوم کہ لوور کورٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، کام چل رہا ہے۔ کیوں؟ سپریم کورٹ ہی تو سپریم اتھارٹی ہے تمام عدالتوں کی، کیوں نہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ جو بات کہ اس لیے کہ ان کی توجہ این آر او میں ارشد صاحب کتنے کیسز؟ 8000 کیسز ہے نا، ایسے کیسز بھی جس میں مرڈر 10 مرڈر ہے لوگوں کے اوپر، اس کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ وہ یہ جو بات کر رہی ہے، دیکھیں لوور کورٹ پہ جائے لوگ مر رہے ہیں، ہر ایک بندہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، ایک وکیل کے 50 لاکھ یا 60 لاکھ۔ لیکن لوور کورٹ بھی کیسے جسٹس دیں گے جب سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانی جا رہی؟ اور یہی بات تفصیلی فیصلے میں لکھی ہوئی ہے کہ اور کوئی سارے آرگومنٹس ایک طرف، سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے لوور کورٹس میں جو وکلا کی بدتمیزیاں ہیں اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیا کر لیا؟ جب آپ حکومت یہ میسج دے گی کہ ہم بات نہیں مانیں گے تو باقی کیسے چلے گا سسٹم؟ کون سی بات ہے جو نہیں مانی ہے؟ 178 پیراگراف ججمنٹ کا willful disobedience۔ جب آپ نے اس کا تو تذکرہ کر دیا، آپ ہے نا 248 کا کیوں نہیں تذکرہ کر رہے ہیں؟ جب آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس کا جواب دیا ہے نا ججز نے کہ وہ فل کورٹ فیصلہ کر چکی تھی۔ جی نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی کا فیصلہ جو ہے آپ نے پلیڈ ہی نہیں کی تھی امیونٹی جب انیشل سٹیج پہ تھا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہی پیراز میں لکھا ہوا ہے کہ امیونٹی کا فیصلہ جو ہے وہ سوئس کورٹس کریں گی، pity the judges instead of pity the nation۔ یس، وہ جو قومیں جن کے اوپر اس طرح کے ججز ہوتے ہیں، یس وی شوڈ بی pitied، یس ہمارے اوپر پٹی ہونی چاہیے۔ نیازی صاحب، آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کو سنا، کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں عدلیہ کے ساتھ تصادم لینا ہی لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عدلیہ کا کون وارث بنے گا؟ عوام بنے گی، پیچھے کھڑے ہوں گی عدلیہ کے، یا یہ صحیح رائے راست پہ آ جائیں گے؟ اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کا فیصلہ نہیں ماننا اور عدلیہ کی اسی طرح توہین کرتے رہنا ہے تو اس کے ریزلٹ تو بڑے خوفناک نکلیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، خوفناک ریزلٹ۔ زاہد خان صاحب، پریزیڈنٹ زرداری کا ماسٹر سٹروک کیا ہوگا اس سارے کیس میں؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں ابھی قبل از وقت بات تھی، جب وہ بھیجیں گے اس کے پاس، پہلے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ، پھر جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے، پھر وہ پھر پرائم منسٹر کا پھر جائے گا۔ نہیں، یہ دوسرے کی بات کے لیے، وہ اس کے اپیل کی بات کر رہے ہوں نا، اپیل کے لیے تو یہ مراحل ہے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے ادھر سے پھر ڈیسیجن آتا ہے، پھر بعد میں یہ تو اپیل ہے۔ پہلے ارشد شریف صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں ختم کروں پھر آپ کر لیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کنٹمپٹ کیسز اس ملک میں کتنے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اب تک؟ کافی سارے ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں پلیز ہمیں یہ ہائی پروفائل تو یہ پہلا کیس ہے، ہائی پروفائل تو پہلا یہ عدالت میں یہ سوال اٹھا تھا، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی ذکر کیا تھا۔ پاکستان چھوڑیے، آپ دنیا میں مجھے بتائیے کتنے وزیر اعظم کو اس طرح عدالت میں وہ تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ نومینیشن بھیجیں گی تو شاید وہ نومینیشن مل جائے گی آپ کو کہ پہلا کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہے جس کو کہ دفتر میں ہوتے ہوئے کسی عدالت نے سزا دی ہے۔ We don't need to use such kind of adjectives, please. کنوکشن تو عدالت نے دی ہے، he is a convicted prime minister, that's a matter of fact now۔ لیکن آپ ساتھ میں اگر عدالت کے احترام کی بات کریں تو عوام کا بھی احترام کریں۔ عوام کا تو ہم احترام کرتے ہیں، معزز پارلیمنٹیرینز کہہ کے میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، پوری ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ عوام نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، آپ آبجیکٹیوز ریزولوشن نکالیے اور اس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ہے کہ پاکستان کی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیو سے حکمرانی کروائے گی، نہ کہ عدلیہ کے دیے حکمرانی کروائے گی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا ہے، نہ اسپیکر نے نہ الیکشن کمیشن نے، اور جب تک نہیں ہوا ہے ڈسکوالیفائی تو میرے خیال میں اس وقت ہم یہ ڈسکوالیفائی جب نہیں ہوا ہے تو ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ زاہد خان صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ، انعام اللہ نیازی صاحب، تینوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کے شکریہ۔ ناظرین، عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، لیکن کنوکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر رہیں گے کیونکہ جو پروسیسز ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کم ہے، اور فائنل ماسٹر اسٹروک صدر زرداری کھیلیں گے کیونکہ اپروول آف ججز فار اپوائنٹمنٹ ان سپریم کورٹ وہ صدر مملکت صدر پاکستان آصف علی زرداری نہیں کرنی ہے، اور وہ کب تک ہوتا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔